सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का एक और नई क्लास में। आज की ये क्लास है वो अपनी सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर केमिस्ट्री की यूनिट सॉल्यूशन उसको समर्पित अंतिम क्लास रहेगी। इस क्लास में अपनी ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और इजी टू एग्जाम सक्सेस, यानी एग्जाम के अंदर अपन आराम से सफलता प्राप्त करें, इस प्रकार का आसान तरीके से समझाया हुआ कंटेंट है वो आपके सामने ये पेश किया जा रहा है। पीछे की जो दो क्लासेस थी उनके अंदर अपन ने जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, उनका इंट्रोडक्शन देख लिया था। विलयन की जो सांद्रताएं थी उसकी अलग अलग इकाइयां, अपना द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, ये सभी चीजें हो चुकी थी। पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, ये इकाई अपनी हो चुकी थी। मोल भिन्न के बारे में अपन देख चुके थे, मोल भिन्न, ये सब चीजें अपन देख चुके थे जो अपनी पहली क्लास के अंदर रहा सॉल्यूशन वाली। और सेकंड क्लास जो अपनी हुई सॉल्यूशन वाली, उसके अंदर अपन ने सोल्यूबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर जो विलय और विलायक की प्रकृति है उसके बारे में अपन ने देखा। ताप, दाब, इन सभी के बारे में देखा। और जो द्रवीय विलयन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, उनके अंदर जो वाष्प दाब है विलयन का या फिर आंशिक वाष्प दाब है, वो विलय और विलायक की मोल भिन्न जो है उसके साथ में किस प्रकार से संबंधित होता है। उसके लिए गैस विलय है वो द्रव में घुला हुआ है तब तो हेनरी नियम के अकॉर्डिंग और हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग थे उनके बारे में अपन ने देखा। और यदि कोई द्रव पदार्थ द्रव में घुलता है या कोई अवाष्पशील ठोस पदार्थ द्रव में घुलता है तो जो लिक्विड सॉल्यूशन बनता है उसके वाष्प दाब के लिए अपन ने राउल्ट का जो नियम है वो देखा। फिर राउल्ट के नियम की अनुपालना करने वाले सॉल्यूशन है वो आदर्श यानी कि आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, और जो पालना नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के, जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से ज्यादा प्राप्त होता है तब तो धनात्मक विचलन, और कम प्राप्त होता है तो ऋणात्मक विचलन। इस तरह के अनादर्श विलयन है वो अपन देख चुके थे, राउल्ट के नियम की बात अपन कर चुके थे। आज का जो महत्वपूर्ण सेशन अपना होने वाला है उसके अंदर अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वो जो प्रॉपर्टी है उनका मॉलिक्यूलर वेट है, विलय के आणविक द्रव्यमान के साथ में संबंध, फिर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का किस प्रकार से संगुणन और वियोजन होता है और उससे अपने को कैसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान, इनके बारे में और ये तमाम टॉपिक हैं उनके बारे में अपनी कंप्लीट चर्चा है वो आज क्लास में रहने वाली है। इन टॉपिक्स से पहले अपन एक एजियोट्रोप्स यानी कि स्थिर क्वाथी मिश्रण, यानी कि ऐसे मिक्सचर या ऐसे विलयन जिनका क्वथनांक स्थिर तो होता है, फिक्स तो होता है, लेकिन अपने अवयवों से या तो कम होता है या फिर अपने अवयवों से यानी विलय और विलायक से या फिर ज्यादा होता है। तो इस तरह के एजियोट्रोप्स उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिएगा, सबसे पहले अपना ये तीसरी क्लास रहेगी, अंतिम क्लास रहेगी इसकी। इसके बाद में अपन प्रैक्टिस क्लास है वो रखेंगे इसकी। चलिए देख के बात करते हैं इसमें स्थिर क्वाथी मिश्रण, एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर की बात करते हैं। तो देखिए, ऐसे मिश्रण है जिनका क्वथनांक अपने अवयवों से भिन्न होता है परंतु स्थिर होता है, यानी ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक निश्चित होता है परंतु अपने अवयवों के क्वथनांक से अपने जो पार्टिकल्स हैं, पार्ट हैं, विलय और विलायक हैं, उनके क्वथनांकों से क्या होता है, अलग होता है, वो क्या कहलाएंगे, स्थिर क्वाथी कहलाएंगे। अब अलग है तो अलग जो क्वथनांक है वो ज्यादा भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस आधार पर स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रोप्स हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोप्स भी हो सकते हैं और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोप्स भी हो सकते हैं। और यह जो एग्जांपल अपन यहां पर देख रहे हैं वो अनादर्श विलयनों के ही एग्जांपल हैं। ये एग्जांपल हैं वो तो हैं अधिकतम क्वथनांक जिनका होगा, क्वथनांक ज्यादा उनका होगा जिनका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जो राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो सॉल्यूशन हैं उनमें यही एग्जांपल थे, वही क्या होते हैं, अधिकतम स्थिर क्वाथी होते हैं। और जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, विचलन धनात्मक प्रदर्शित करते हैं, विचलन का मतलब जिनका वाष्प दाब है वो ज्यादा होता है, राउल्ट के नियम के द्वारा निर्धारित वाष्प दाब से वाष्प दाब ज्यादा होगा तो क्वथनांक इनका क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, क्वथनांक कम होगा तो न्यूनतम स्थिरवाती मिश्रण ये कहलाएंगे। अब इनको देखो समझते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। सपोज दैट अपने पास में यहां पर कोई एक कंटेनर के अंदर और कोई ए पदार्थ मौजूद था, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सपोज दैट अपन इसको यूं कह दें कि ये 293 केल्विन है, 293 केल्विन है, या इसको अपन कह सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यूं ले लें इजी तरीके से। कोई दूसरा अपने पास में बी, यहां पर कोई पदार्थ है, अवयव बी है, ठीक है, और इसका जो क्वथनांक है वो मैं कह देता हूं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक का 20 है, दूसरे का कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन दोनों को अपन ने मिक्स किया और मिक्स करके यहां पर क्या बनाया, कोई सॉल्यूशन बनाया, यानी कि कोई मिश्रण बनाया, और इस मिश्रण में ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अब इसका क्वथनांक हो सकता है कि इनसे ज्यादा हो सकता है कि कम हो। अब ज्यादा है, सपोज दैट ये क्वथनांक है वो अपने पास में 32 डिग्री सेंटीग्रेड आया। अब ये इसमें से किस कैटेगरी में जाएगा, देखिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड आया मिश्रण का क्वथनांक, तो वो 20 से भी ज्यादा है और ये 30 से भी ज्यादा है। ऐसे नहीं आप 20 और 30 को ऐड करेंगे फिर कहेंगे 50 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, अपने अवयवों के क्वथनांक से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा या कम। ज्यादा या कम कैसा भी है तो वो स्थिरवाती है, ज्यादा है तब तो अधिकतम स्थिरवाती है और कम है तो न्यूनतम स्थिरवाती है। ये यहां पर सपोज दैट अपने पास में 32 आ गया, 34 आता, 36 आता, कितना भी आता, ज्यादा आता तो ये मिश्रण क्या कहलाता, अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण कहलाएगा। और ऐसा इन सॉल्यूशंस के अंदर देखने को मिलता है। यदि नाइट्रिक एसिड को जल के अंदर घोला जाएगा तो इनके आयतन के अंदर तो क्या आएगी, कमी आएगी, और आयतन में कमी आएगी तो वापस इसको उबालने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तो क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है। और सपोज दैट ये यहां पर 32 डिग्री नहीं आकर के, और यही जो अपने पास में बॉइलिंग पॉइंट है इसको मिक्स करते ही इसका क्वथनांक है वो मान लीजिए कि यहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड आता, तो ये 18 वैल्यू है वो 30 से भी कम है और वो 20 से भी क्या है, कम है। दोनों ही अवयवों के क्वथनांक से कम है कि नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, न्यूनतम स्थिरवाती मिश्रण हो जाएंगे। और ये जो धनात्मक मिश्रण प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनका आयतन वगैरह है, एंथैल्पी वगैरह है, वो जो ज्यादा हो जाती है उनका क्वथनांक फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के अपने ये मिक्सर कुछ एग्जाम्पल है वो दे करके, और कौन से न्यूनतम स्थिरवाती हैं, कौन से अधिकतम स्थिरवाती हैं, ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, इसलिए ये चर्चा अपन ने यहाँ पर रखी। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, अणु संख्यक गुणधर्म है, उस पर आते हैं। तो देखो नाम से स्पष्ट है, अणु संख्यक यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर, किसके अणुओं की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि विलय की मात्रा पर डिपेंड करते हैं, विलय की मात्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। यानी कि विलय है, विलायक है, उनकी प्रकृति सेम है, डिफरेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। विलय अपन ने डाला, वो कितना डाला, कम डाला या ज्यादा डाला, उसके ऊपर जो गुण डिपेंड करेंगे, निर्भर करेंगे, वो क्या कहलाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो अपने यहां पर सिलेबस में है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, यानी कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब क्या है और उसमें कमी कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब यहां पर है कमी, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। तो देखिए सबसे पहली बात यह होती है कि जब भी किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में
कमी आती है, यानी कि वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिएगा कैसे घटता है। वाष्प दाब में कमी आती है जिसे अवनमन कहते हैं, या वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। देखो कैसे होगा। जैसे अपन यूं कहें कि दूध है, उस दूध को अपन गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के ऊपर और एक निश्चित ताप पर वो उबलना स्टार्ट होगा। ठीक है, कब? जब उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय पहुंच जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। उबलने के लिए जरूरी है कि वाष्प दाब कितना हो जाना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर हो जाना चाहिए, तभी कोई द्रव है वो उबलना स्टार्ट करता है। तो दूध है उसको अपन गर्म कर रहे थे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो ही उसकी वाष्प बनेगी, उसका दाब जितना, जब भी 1 एटमॉस्फेयर पहुंचेगा तो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, उबल रहा था, उफनने लगा, बाहर आने लगा, बर्तन से, कंटेनर से बाहर आने लगा। तब आपने क्या किया, 2 चम्मच चीनी डाल दी। 2 चम्मच चीनी डालते ही उस दूध का उफनना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हुआ, वाष्प दाब में कमी आई। कब? जब आपने उसमें 2 चम्मच चीनी डाली तब। अब दूसरी घटना क्या कर सकते थे, आप उस दूध में 2 चम्मच चीनी नहीं डाल करके और 2 चम्मच नमक डालते तो भी उस दूध का उफनना रुक जाता, मतलब वाष्प दाब में क्या आ जाती, कमी आती। तो बताओ, प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है कि ये कर रही है क्या ये प्रॉपर्टी? नहीं, ये किस पर डिपेंड कर रही है कि आपने पदार्थ डाला, कितना डाला, 2 चम्मच चाहे चीनी डाली चाहे 2 चम्मच नमक डाला। और आपने मान लो 2 चम्मच चीनी नहीं डाल करके और तुरंत 4 चम्मच चीनी डाली होती तो वो दूध और भी जल्दी क्या हो जाता, शांत होता, यानी वाष्प दाब में और भी कमी आती। तो मात्रा पर डिपेंड कर रहा है, मात्रा पर डिपेंड करने के कारण ये क्या हो गया, आपका अणु संख्यक यानी कि अणुओं की संख्या पर मात्रा पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी हो गई। तो सबसे पहली बात, जब अपन किसी भी वाष्पशील विलायक में और अवाष्पशील विलय डालेंगे तो उसके वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। और वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। अब इस कमी को अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपेक्षिक अवनमन कब होगा, तो पहले जो वाष्प दाब था उसकी तुलना में जो कमी आई वो क्या हो जाएगी, आपेक्षिक अवनमन हो जाएगी। आपेक्षिक अवनमन की भी बात करेंगे आगे। सबसे पहले वाष्प दाब में अवनमन यानी कितनी कमी आती है इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि मिश्रण के अंदर 2 अवयव थे, एक था विलायक, और विलायक कौन सा था, ए। और इस ए का जो वाष्प दाब उत्पन्न होगा वो वाष्प दाब क्या होगा, पी ए, और इसकी मोल भिन्न क्या होगी, एक्स ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, दूसरा है विलय, और ये विलय क्या है, अवाष्पशील है। विलय क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील। और विलय कौन सा है, बी। बताओ इसका वाष्प दाब उत्पन्न होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो अवाष्पशील है, तो ना तो इसका वाष्प दाब उत्पन्न होगा, हाँ मोल भी नहीं, यहां पर एक्स बी प्रेजेंट होगी, लेकिन इसकी वाष्प नहीं बढ़ेगी, तो कोई भी वाष्प दाब उत्पन्न नहीं होगा। मतलब कि यहां पर पी बी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी वाष्प नहीं बढ़ेगी, ये अवाष्पशील है, तो कोई भी दाब उत्पन्न नहीं होगा। अब देखो, राउल्ट के नियम से अपन जानते हैं, राउल्ट के नियम से पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए। ये क्या आ गया, राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए यानी कि अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब आ गया। अब टोटल, डॉल्टन के नियम के अनुसार टोटल पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, लेकिन यहां पर पी बी तो है 0, पी बी 0 है, तो टोटल पी है वो पी ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, पी टोटल है वो पी ए के क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो देखिएगा, जब ये बराबर रहेगा तो कंडीशन ये आ जाएगी अपने पास में
P इज इक्वल टू यानी कि P है वो PA के बराबर हो गया। P इज इक्वल टू PA के बराबर, देन ये PA नॉट इंटू XA ऐसा कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपन कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू PA प्लस PB एंड यहां पर चूंकि PB इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसलिए P है वो क्या हो गया, P इज इक्वल टू PA हो गया और PA की वैल्यू ये थी। क्लियर है? अब देखिएगा, अपने को तो अपन ने जो चीनी डाली, नमक डाला, वो कितना डाला, उसके साथ में इस गुण को क्या करना है, संबंधित करना है। XA है वो तो विलायक की मोल भिन्न है, अपने को किसके साथ संबंधित करना है, विलय के साथ संबंधित करना है। तो अपन जानते हैं क्योंकि XA प्लस XB कुल मोल भिन्न बराबर 1 होता है, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB हो जाएगा। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB इधर लाते ही हो गया। अब ये वैल्यू यहां पर रखिए, P इज इक्वल टू PA नोट इंटू 1 माइनस XB रख दिया ये। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो P इज इक्वल टू PA नोट माइनस PA नोट इंटू XB हो गया। क्लियर है? अब अपन करेंगे PA नोट का पक्षांतरण करेंगे तो इधर देखिएगा इस तरह से। पहले इसके अपन अगर साइन चेंज कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। मैं डायरेक्ट करूंगा तो हो सकता है कि बायो के कैंडिडेट हैं उसको मैथ्स वाले आराम से समझ जाएंगे, बायो वाले थोड़े से समझने में अलग रहे। तो इस पूरी समीकरण को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं यूं लिख दूं, माइनस P इज इक्वल टू माइनस PA नोट प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस PA नोट इंटू XB। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब अगर इसको अपन देखिएगा, अब मैं इसको इधर लेकर के जाता हूं तो ये बनेगा माइनस P प्लस PA नोट, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या बचा, PA नोट डॉट XB हो गया। इसको प्लस माइनस को किधर भी लिखा जा सकता है, यानी मैं यूं लिख सकता हूं इसको, PA नोट माइनस P इज इक्वल टू PA नोट इंटू XB, ये लिख सकते हैं। अब यहां से इस समीकरण से डायरेक्ट ये लिखा जा सकता था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट अपन यूं समझ सकते थे कि ये इधर जाएगा, ठीक है, तो ये इधर जाने पर माइनस का होगा, लेकिन इसको प्लस का करेंगे तो यहां पर निशान क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और माइनस P हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते थे अपन। अदरवाइज अपन इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसके पीछे माइनस कर दिया, यहां माइनस कर दिया, यहां प्लस कर दिया। अब इस माइनस वाले को इधर लेके गए तो प्लस हो गया, ये माइनस का था ही और ये ऐसा कैसा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी ला सकते थे इसको। अब ये देखो, यहां देखना, ये जो चीज है PA नोट, ये शुद्ध अवस्था में अवयव A का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब, और ये टोटल वाष्प दाब में कमी आई कि नहीं आई, पहले ज्यादा था वाष्प दाब और बाद में क्या है, कम है, तो ये हो गई वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां PA नोट माइनस P ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, वाष्प दाब में अवनमन यानी कि कमी है, ठीक है। इस कमी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, डेल्टा P या कई जगह डेल्टा PA लिखा हुआ मिल सकता है, डेल्टा P यानी कि अवनमन, परिवर्तन, कमी, ऐसे लिख दिया इसको। अब देखिएगा, ये तो है परिवर्तन यानी कि कमी, और किसके सापेक्ष आई, पहले जो वाष्प दाब था उसके सापेक्ष आई। तो इसी को अगर मैं पक्षांतरण करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, या PA नोट माइनस P अपॉन इधर जाएगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा, PA नोट इज इक्वल टू XB होगा कि नहीं होगा। यह है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन,
यह जो समीकरण है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन, यानी कि शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब की तुलना में जितनी कमी आई वो क्या कहलाती है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाती है। और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो विलय की मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर होता है। इस समीकरण के अनुसार क्या आ गया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो अपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं अपन यहां पर कि विलायक जो है, विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अब देखो, अब इस चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये तो आ गया अपेक्षिक अवनमन, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो ये पी ए नोट माइनस पी को डेल्टा पी बटा पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी, ऐसे भी इस चीज को लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक्स बी अवयव बी यानी कि विलय है उसकी मोल भिन्न है उसका फॉर्मूला पुट करते हैं यहां पर। तो देखिए क्या है, अपन जानते हैं क्योंकि एक्स बी इज इक्वल टू एन बी यानी अवयव बी के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। ये पहले की क्लास में मोल भिन्न समझाया जा चुका है। तो मिश्रण के कुल मोल होंगे एन ए प्लस एन बी, होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू यहां पर रखी जा सकती है। तो क्या होगा, अतः पी ए नोट माइनस पी बटा पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी की वैल्यू रखने पर एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? अब देखिएगा, अत्यंत तनु विलयन हो, अत्यंत तनु विलयनों के लिए क्या कह सकते हैं अपन, अति तनु यानी जिसमें विलय बहुत कम है। तनु विलयन के लिए, अति तनु विलयन के अंदर जो विलय है बी है उसकी मोल तो यानी उसके मोल तो बहुत कम होंगे। तो कह सकते हैं अपन कि एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए, यानी जो विलायक के मोल हैं उसकी तुलना में विलय क्या है, बहुत कम है, तनु विलयन के अंदर होता है। अब होता है तो तुलना कहां करेंगे, यहां तो अकेला विलय के मोल ही हैं तो यहां तुलना नहीं होगी, तुलना होगी यहां। यहां मान लीजिए इसका 0.1 मोल है और इसके 100 मोल है, ऐसे हैं, तो 100 की तुलना में 0.01 या 0.1 मोल को क्या कर सकते हैं अपन, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अतः हर में यानी कि नीचे की तरफ, हर में एन बी को नगण्य मानने पर, एन बी को नगण्य यानी नेग्लेक्ट कर देंगे, नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी लिख रहा हूं, पी ए नोट माइनस पी की जगह डेल्टा पी, ऐसे यूं चेंज कर करके लिखेंगे तो आदत पड़ जाएगी, बटा पी ए नोट इज इक्वल टू एन बी बटा नीचे क्या रह गया, एन ए। क्लियर है? एन बी को अपन ने यहां पर नगण्य मान करके हटा दिया। अब अपन जानते हैं क्योंकि एन ए और एन बी यानी किसी भी अवयव के मोल है वो उसके दिए गए द्रव्यमान डब्ल्यू ए बटा एम ए यानी कि द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ये क्या होता है, मोलों की संख्या होती है। तो एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बटा एम ए और एन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू बी बटा एम बी। ये है, ये वैल्यू यहां पर रखिए, ये वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए रखते ही डब्ल्यू ए बटा एम ए।
ये रखेंगे तो एम बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, सॉरी बी था ऊपर, पहले ने ऊपर बी था, तो यहां पर क्या रखेंगे, ये हो जाएगा एन बी है, तो ये फॉर्मूला डब्ल्यू बी बटा एम बी, ठीक है, इनटू ये ए वाली वैल्यू है वो नीचे रखेंगे, तो इनटू डब्ल्यू ए नीचे, और एम ए क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इनटू एम ए। यहां पर डब्ल्यू बी विलय का दिया गया द्रव्यमान, एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान, एम ए विलायक का मोलर द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए विलायक का दिया गया द्रव्यमान, ये होगा। ये फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, जो विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तथा विलय के मोलर द्रव्यमान एम बी के बीच में क्या हो गया, हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। इनमें से कोई भी, ये आपेक्षिक अवनमन, ये या फिर ये जो चार राशियां हैं उनमें से बाकी राशियां दी जाएंगी, और कोई भी एक राशि है वो पूछी जाएगी, ठीक है। और इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को और विलय के मोलर द्रव्यमान के साथ में संबंधित कर सकते हैं। तो ये अपनी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि शुद्ध अवस्था में जो विलायक था तब उसका वाष्प दाब क्या था, और बाद में कमी क्या कितनी हो गई, उस कमी की तुलना कर दी अपन ने शुद्ध अवस्था वाले वाष्प दाब से, तो उसकी तुलना में, शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब की तुलना में, यानी उसकी अपेक्षा में क्या आ गई, अवनमन आ गया, यानी कि कमी आ गई, जो कि इस प्रकार से निकाली जाएगी। तो क्लियर है, समझता हूं, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन में कहीं भी कोई समस्या नहीं रहने वाली है। अब अपन बात करते हैं आगे। तो आगे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी आती है, वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो क्वथनांक है क्या, तो अपन क्या कहेंगे, वह ताप या वह तापक्रम है, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब एक एटमॉस्फेयर, एक वायुमंडलीय हो जाए उसे क्वथनांक कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन यही है। अपन नॉर्मली यूं कहते हैं कि जिस ताप पर पदार्थ उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है। तो उबलने लगता है वह कंडीशन नहीं है, कंडीशन यह है कि जब अपन पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो कोई टेम्परेचर पॉइंट आएगा, उस टेम्परेचर पॉइंट के ऊपर उसकी वाष्प बनते बनते उस वाष्प का दाब कितना हो जाएगा, एक एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और जो ही एक एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तब वो द्रव उबलने लग जाएगा, और उबलने लग जाएगा तो उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, यानी कि क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो समझ गए होंगे सबसे पहले क्वथनांक की परिभाषा, वह ताप बिंदु जिस पर कोई पदार्थ है उसका वाष्प दाब एक एटमॉस्फेयर पहुंच जाए, ये कंडीशन है मैन, एक एटमॉस्फेयर पहुंच जाए तब वो द्रव उबलने लगता है, और जिस पर उबलने लगता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। बात वाष्प दाब की, यानी मात्रा किसका है, वाष्प दाब का है। अब देखो अपन यूं कह रहे हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। अभी देखा अपन ने वाष्प दाब में अवनमन और आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। मान लीजिए पहले वो द्रव उबल रहा था, इट मीन्स उसका वाष्प दाब कितना था, एक एटमॉस्फेयर था। आपने उसमें विलय डाला, जैसे वो दूध में चीनी डाली, डालते ही उसका उबलना बंद हो गया, क्योंकि उसका जो प्रेशर था वो एक एटमॉस्फेयर से क्या आ गया, कम आ गया। अब उसको अगर वापस उबालना है तो आपको और गर्म करना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा,
और गर्म करोगे तो गर्म करते करते उसका गर्म करोगे तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते वाष्प दाब जो ही 1 एटमॉस्फेयर पहुंचेगा तब वो द्रव उबलने लग जाएगा, यानी कि ज्यादा ताप पर उबलने लगेगा। वाष्प दाब में कमी आती है, अतः क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसे ही यानी यही घटना, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं या उन्नयन के नाम से जानते हैं। अब ये क्वथनांक में उन्नयन होता कैसे है, तो कैसे होता है देखो, यहां समझेंगे। एक तरफ अपन ले रहे हैं ताप यानी कि टेम्परेचर, और एक तरफ लिया जा रहा है वाष्प दाब, वाष्प दाब एटमॉस्फेयर में। सपोज दैट ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट वो कितना है, ये एक एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट है, एक एटमॉस्फेयर वाला पॉइंट है। अब देखिए ये लेवल, ये क्या है, एक एटमॉस्फेयर दाब वाला पॉइंट है। आपने किसी भी विलायक को लिया, जैसे मान लीजिए उसका वाष्प दाब ये था, आपने जब गर्म करना स्टार्ट किया, अब आप उसको गर्म करते जा रहे हो, उसका वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां आते ही उसका वाष्प दाब कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया, और वो उबलने लग गया। ये घटना हुई, ठीक है। ये घटना किसके साथ में है, ये घटना है शुद्ध विलायक के साथ, शुद्ध विलायक, क्लियर है। तो यहां आते ही आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, यहां आते ही इसका जो दाब था वो 1 एटमॉस्फेयर हो गया और वो उबलने लग गया। इट मींस ये ताप, ठीक है, पहले टेम्परेचर यहां था ना, आपने इसको गर्म किया, गर्म किया, गर्म करते करते ताप बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुंचे, यहां पहुंचते ही वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर हो गया और वो उबलने लग गया। तो यह जो ताप है वो क्या है, टी बी नोट है कि नहीं है, शुद्ध अवस्था में, और विलायक का बॉइलिंग पॉइंट है कि नहीं है। शुद्ध विलायक गर्म करते 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 यानी कि ताप बढ़ाते बढ़ाते और ताप को यहां लेकर के आए, तब उसका दाब भी बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेयर पर पहुंच गया। जैसे ये रेखा यूं चल रही है ना, तो यूं चल रही है, इसका मतलब दाब भी बढ़ रहा है और इधर ताप भी बढ़ रहा है। तो यहां पहुंचते ही और वो विलायक उबलने लगा, तो वो टेम्परेचर कहलाएगा टीबी नोट, क्लियर है। अब ये द्रव उबल रहा है, उबलते ही आपने इसमें क्या किया कि कुछ समय बाद उबलते हुए, और इसमें आपने क्या डाल दिया, कुछ विलय डाल दिया जो अवाष्पशील है। अवाष्पशील होते ही इसका वाष्प दाब घटा और मान लीजिए यहां पहुंच गया, वाष्प दाब क्या हो गया, यहां से यहां आ गया, कम हो गया। अब कम हो गया तो क्या, अब ये विलयन, जब विलय डालते ही विलयन बन गया ना, तो विलयन बन गया तो अब ये उबलेगा नहीं, उबलेगा, क्योंकि इसका तो वाष्प दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर से क्या आ गया, कम आ गया। अब आपने इसको फिर से गर्म करना स्टार्ट किया, फिर से गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करते करते गर्म किया तो वाष्प दाब भी बढ़ता गया, बढ़ते 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 यहां पहुंचे, यहां पहुंचते ही वापस इसका वाष्प दाब कितना हुआ, 1 एटमॉस्फेयर हुआ, और 1 एटमॉस्फेयर होते ही ये जो विलायक और विलय दोनों मिले हुए थे, मतलब कि अब ये क्या है, विलयन है। यहां जाते जाते ये उबलने लगा, समझ गए, यानी ये कब उबलने लगा, इस ताप के ऊपर उबलने लगा। समझ गए ना बात को, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपने शुद्ध विलायक को, जैसे कि जल को गर्म करना शुरू किया, करते करते यहां गए, यानी कि इस टेम्परेचर बिंदु पर आए, इस टेम्परेचर आए तो इसके पैरेलल इसका वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर हो गया और ये उबलने लग गया। तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा, शुद्ध अवस्था में बॉइलिंग टेम्परेचर कहलाएगा। अब आपने उसके अंदर और कोई भी विलय डाला, विलय डालते ही वाष्प दाब में कमी आ गई, कमी आ गई तो उबलना बंद हो गया। अब आपको तो वापस उबालना है, क्वथनांक बिंदु पर लेके जाना है, तो गर्म करेंगे, गर्म करते करते यहां तक पहुंचे अपन, यहां से यहां पहुंचे, तो वाष्प दाब यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया 1 एटमॉस्फेयर, अब उबलने लग गया। तो अब विलयन शुद्ध नहीं है, मिश्रण है, इस अवस्था के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाएगा टीबी, बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर। और ये बॉइलिंग टेम्परेचर इन प्योर कंडीशन, टीबी नोट का मतलब प्योर कंडीशन में, शुद्ध विलायक का, और ये विलयन प्रावस्था में। अब देखो कितना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, यहां मैं कहूं तो ये जो डिफरेंस है, ये अंतर है, वो है डेल्टा टीबी।
बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ज्यादा मात्रा है तो ये TB माइनस कम को घटाएंगे इसमें से TB नोट। ये देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट। ये अपना क्या रहेगा, ये रहेगा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, यानी कि वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि यानी कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट। ठीक है, यानी कि जब अपन ने विलयन बना लिया तो क्वथनांक ज्यादा है और पहले क्वथनांक क्या था, कम था, तो बढ़ गया, यानी कि क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया। अब देखिएगा, अब अपन क्या समझते हैं इसको, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नोट। हो गया, क्लियर है। अब चूंकि ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म है तो इसको अपन बोलते हैं मोलल अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, मोलल अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि ये इसकी मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन हो चाहे हिमांक में अवनमन हो, ये इनकी मोललता के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो देखिए चूंकि डेल्टा TB यानी कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या पर, मात्रा पर गुण है, अतः यह विलयन की मोललता, मोलेलिटी स्मॉल m, ठीक है, के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब मोललता के समानुपाती है तो फिर क्या होगा, अतः डेल्टा TB, डेल्टा TB कह सकते हो या फिर TB माइनस TB नोट कह सकते हो, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। ठीक है, या फिर अपन क्या कहेंगे, या कहेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल m। समीकरण नंबर 1 यहां पर होगी। ठीक है, यहां पर जहां KB यह है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग कांस्टेंट हो जाएगा, बॉइलिंग कांस्टेंट या मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये KB की वैल्यू। अब अपन m की वैल्यू रख सकते हैं और m की वैल्यू रख करके इसको देखो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, या डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू, देखो क्योंकि m इज इक्वल टू मोलेलिटी, मोलेलिटी क्या होती है, विलय के मोल, विलय के मोल NB बटा विलायक का द्रव्यमान WA। ठीक है, और इसको किलोग्राम के अंदर होता है, ग्राम में बदलेंगे तो 1000, और NB की वैल्यू पुट करेंगे तो NB की वैल्यू क्या होती है, यहां पर NB की वैल्यू अपन जानते हैं, ये होती है WB बटा MB, WB बटा MB। तो मोललता का सूत्र ये भी अपन पढ़ चुके हैं पहले, मोललता का फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यहां पर पुट कीजिए, ये रखते ही KB इंटू यहां हो गया WB गुणा 1000 बटा MB इंटू WA। KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, WB विलायक का, सॉरी विलय का द्रव्यमान, B अपन विलय कह रहे हैं, विलय का दिया गया द्रव्यमान 1000 एक निश्चित संख्या है ही, MB विलय का मोलर द्रव्यमान और WA विलायक का दिया गया द्रव्यमान, विलायक का जो भी द्रव्यमान दिया जाएगा वो हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूला के अंदर और विलय का मोलर द्रव्यमान, अपना जो टारगेट है वो यही तो था
कि अणुसंख्यक गुणधर्म को विलय के मोलक द्रव्यमान के साथ में संबंधित करना है, तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन और उन्नयन को अपन ने विलय के मोलक द्रव्यमान के साथ में क्या कर दिया है, संबंधित कर दिया है। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। हालांकि अपने को इसके ऊपर और इसके ऊपर इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर जाना है और इसमें कोई भी विशेष बात है नहीं। विशेष बात यही है कि एम का फॉर्मूला यानी मोलेलिटी का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए और मोलेलिटी का फॉर्मूला ये होता है, ये यहां रखते ही और ये संबंध निकल करके आ जाएगा। ये हो गया अपना क्वथनांक का उन्नयन। अब अपन देखते हैं हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी। तो देखो, जिस तरह से वाष्प दाब में कमी आने पर क्वथनांक बढ़ गया, वैसे क्वथनांक का अपोजिट क्या है, हिमांक। क्वथनांक में गर्म करेंगे, हिमांक में उसको ठंडा करेंगे अपन। तो वाष्प दाब में कमी आने पर क्वथनांक बढ़ गया, वैसे ही वाष्प दाब में कमी आने पर हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए अगला जो पॉइंट अपना आता है वो क्या है, सबसे पहले अपन वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन देख चुके हैं, उसके बाद में क्वथनांक में उन्नयन देख चुके हैं, उसके बाद में थर्ड पॉइंट अपना आता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन, देखिए क्या होगा, वही बात, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आती है। पढ़ चुके हैं अपन किस प्रकार से आती है, कितनी आती है, कमी आती है। अतः हिमांक भी घट जाता है। ठीक है भाई, हिमांक क्या है कि अपन ताप को कम कर रहे हैं, वाष्प दाब भी कम हो रहा है। वाष्प दाब ऑलरेडी कम हो गया तो फिर कम ताप के ऊपर ही क्या हो जाएगा, जमने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी, यानी कि कम ताप के ऊपर और भी कम ताप के ऊपर क्या होगा, पदार्थ ही जमेगा। अब देखिएगा कैसे होता है कि अपन वही ग्राफ लेते हैं, एक तरफ वाष्प दाब और एक तरफ क्या है, ताप। एक तरफ है ताप, टेम्परेचर T। अपन ने यूं किया कि कोई भी विलायक था, विलायक, शुद्ध विलायक, इसको अपन इसके ताप को कम करते गए। उस टाइम क्वथनांक वाले में बढ़ा रहे थे, अब ताप को कम करते गए। और यहां पर विलायक है वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। कम करते 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 एक पॉइंट के ऊपर क्या हुआ कि ये फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा और ये किस अवस्था में पहुंच गया, ठोस अवस्था में पहुंच गया। विलायक है वो किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। कौन से टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर। तो यहां देखिए यह ताप है वो अपना हो जाएगा TF, फ्रीजिंग टेम्परेचर किस कंडीशन में, शुद्ध अवस्था में। तो TF नोट कहेंगे कि नहीं कहेंगे इसको, TF नोट। अब देखिए यदि इसके अंदर क्या होता, विलय डाला हुआ होता, यानी ये विलयन होता, तो विलयन होता तो इसका वाष्प दाब कम होता ना। देखो वाष्प दाब जैसे इस पॉइंट पे अपन देखें तो इसका वाष्प दाब ये है, जबकि यहां पर विलयन का वाष्प दाब ये है। तो वाष्प दाब कम है कि नहीं है, कम है। एक पॉइंट पे जाते 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 यहां पर क्या हो गया, ये विलयन, ये विलयन का ग्राफ है और ये किसका है, विलायक का। विलायक है वो तो यहां जाते जाते किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में आ गया। तो ये इसका पॉइंट क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। जबकि विलयन का वाष्प दाब है वो पहले से कम था, तो ये यहां जाते जाते क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर आया, यानी यहां ये पॉइंट इसका क्या है, TF है। फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, विलयन का है। तो ये गैप यहां वाला, ये गैप है वो डेल्टा TF है कि नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है कि नहीं है, और अंतर में अब की बार ज्यादा, शुद्ध अवस्था वाला था और बाद में कम था क्योंकि कमी आई है, और क्वथनांक वाले के अंदर बाद में ज्यादा था। अब देखो यहां पर ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है, सीधी सीधी बात यही है ना। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF, ये लो, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नोट माइनस TF। ठीक है,
अब देखिएगा, क्योंकि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये ज्यादा है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है? ये तो आ गया आपका हिमांक में अवनमन। समीकरण नंबर 1, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। अब इसका मोलर द्रव्यमान के साथ में संबंध स्थापित करना है, तो वही बात, हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुण है, अतः यह मोललता, मोललता के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। जिस प्रकार से अपने क्वथनांक में के बी लगाया था कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए के एफ लगा देंगे, फ्रीजिंग कांस्टेंट लगा देंगे, इनटू स्मॉल एम। ठीक है? अब अपन जानते हैं वही बात, क्योंकि m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा, यहां पर डब्ल्यू बी बटा एम बी तो होता है ना, एन बी, अवयव बी के यानी विलय के मोलों की संख्या, गुणा डब्ल्यू ए, ये चीज होती है मोललता। ये फॉर्मूला यहां पर रखेंगे तो यही फॉर्मूला, इसी में मैं करेक्शन कर देता हूं, m की जगह फिर क्या आ जाएगा, या चलो इसको ऊपर ले लेते हैं, या फिर यही फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, इसको रखेंगे तो डब्ल्यू बी इंटू 1000, और इन सब के बटा में नीचे क्या आ जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये देखो विलय के मोलर द्रव्यमान और ये क्वथनांक में, ये सॉरी हिमांक में अवनमन यानी कि कमी, इसके बीच में ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2, यही क्या होती है, हिमांक में अवनमन और विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच में संबंध होता है। अब इनमें से कोई सी भी अन्य राशियां हैं जो अज्ञात राशियां हैं, दी हुई होंगी, और एक कोई अननोन राशि होगी, उसको अपने को क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। के एफ के बी वो जल के लिए, बेंजीन के लिए, जो भी विलायक होते हैं उनके लिए दिया हुआ मिलती है अपने को वैल्यू। ठीक है? और उसके हिसाब से अपने को ये सारी कैलकुलेशन है वो करनी होती है, या फिर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना हो जाएगा हिमांक में अवनमन। अब अपनी चौथी प्रॉपर्टी आती है, देखिए ग्राफ और ग्राफ के आधार पर ये चीज है वो समझ में आएगी, और उसके बाद में ये फॉर्मूला है, इसको लाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपन मोललता है वो जानते हैं, और मोललता जानते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आगे चौथी प्रॉपर्टी आती है परासरण और परासरण दाब। देखिएगा चौथी प्रॉपर्टी है परासरण, ठीक है, और परासरण दाब। परासरण दाब की बात करते हैं। सबसे पहले तो परासरण क्या है, तो विलायक के अणुओं का ध्यान में रखना है। विलायक, एक होता है विसरण, विसरण तो है किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। परासरण के लिए देखिएगा कंडीशन है विशेष, विलायक के अणुओं का तनु विलयन से, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए गमन, गमन को परासरण कहते हैं।
क्या कहेंगे, परासरण कहते हैं। क्लियर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन यूं कह रहे हैं, यहां ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर यहां पर अपन ने चयनात्मक पारगम्य में झिल्ली लगा रखी है, ऐसे झिल्ली लगा रखी है, यह है SPM, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इधर अपन ने कोई सॉल्यूशन भर रखा है और वो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है, यानी कि तनु है। इधर अपन ने कोई सॉल्यूशन भर रखा है और वो सॉल्यूशन है वो कैसा है, सांद्र है, ठीक है। यानी कि तनु विलयन है, इसका मतलब इसमें विलायक ज्यादा है, विलायक का अपनी अधिक मात्रा से कम की तरफ गमन, या विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ ही गमन। तो विलायक के तनु विलयन के अंदर और विलायक के कण है वो क्या होंगे, इस अर्धपारगम्य झिल्ली में से तनु से होकर सांद्र की तरफ गमन करेंगे। ये घटना जो है इधर जाना, यही घटना क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। क्लियर हो गया परासरण की बात, कि विलायक के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से, तनु विलयन में अधिक मात्रा ही होगी ना विलायक की, तो अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन, या फिर अपन कह सकते हैं विलायक के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए होने वाला गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। क्लियर है। अब जब परासरण होगा तो इस झिल्ली के ऊपर परासरण की क्रिया के कारण कुछ न कुछ दाब उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, और उसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहेंगे। परासरण दाब को किसके द्वारा दर्शाएंगे, पाई के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो क्लियर है, परासरण की क्रिया में उत्पन्न दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यदि इस परासरण को रोकना है, यानी इधर आने से रोकना है, तो इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा करके इधर से दाब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और वो दाब यदि इस परासरण दाब के बराबर हो गया, बाहर वाला दाब, तो परासरण रुक जाएगा ना। यानी ये इधर आ रहा था जो लिक्विड है विलायक है, यदि आपने बाहर से दाब लगा दिया तो इसके आने को रोक दिया, और रोकने के लिए कितना दाब लगाना पड़ा, जितना इस विलायक ने इधर आने के लिए दाब लगाया उतना ही इसको रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। तो रोकने के लिए लगाया गया दाब या फिर इस झिल्ली में परासरण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न दाब, वो दोनों बराबर ही होते हैं, और इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, परासरण दाब। यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, ये भी परासरण दाब कहलाता है, या परासरण की क्रिया में उत्पन्न दाब भी क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो क्लियर है परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है। परासरण की क्रिया में उत्पन्न दाब परासरण दाब कहलाता है, या परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाया गया दाब भी क्या कहलाता है, परासरण दाब ही कहलाता है। क्लियर। अब एक चीज यहां पर निकल के आती है, प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण, ध्यान में रखेंगे, प्रतिलोम परासरण। मान लीजिए अपन परासरण की क्रिया को रोकने जितना दाब लगा रहे हैं तब तो वो परासरण दाब ही है, लेकिन आपने यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर P लगाया वो परासरण दाब पाई से भी ज्यादा लगा दिया, तो फिर ये जो विलायक के कण थे वो इधर से इधर जाने लग जाएंगे, ये हो जाएगा। तो परासरण तो तनु से सांद्र की तरफ होना चाहिए था, लेकिन आपने एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगा करके और सांद्र से तनु की तरफ क्या कर दिया, परासरण की उल्टी प्रोसेस करवा दी, और उल्टी प्रोसेस करवा दी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रतिलोम परासरण बोलेंगे। उल्टी प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, प्रतिलोम परासरण कहलाएगी। क्लियर है, हो गया आराम से। अब देखिएगा प्रतिलोम परासरण की घटना है, उसके अनुप्रयोग क्या है, तो मुख्य रूप से जो समुद्री जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए, जैसे मान लीजिए यहां पर समुद्री जल भरा हुआ था तो वो सांद्र था, और इधर डिस्टिल वाटर था तो ये तनु था। कायदे से परासरण ये होना चाहिए कि डिस्टिल वाटर से जो जल है वो समुद्री जल में जाना चाहिए, लेकिन इधर से पिस्टन लगाकर अपन ने बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर अप्लाई किया तो जो समुद्री जल है उसके साल्ट वगैरह तो बचे रहेंगे, और जो शुद्ध जल है वो इधर आता रहेगा। यानी कि प्रतिलोम परासरण के द्वारा और समुद्री जल का शुद्धिकरण है वो किया जा सकता है। ये अपना इन्वर्ट ऑस्मोसिस और उसका क्या है एप्लीकेशन है, समुद्री जल का क्या किया जा सकता है, शुद्धिकरण किया जा सकता है। अब अपन आते हैं मेन बात परासरण दाब के ऊपर। तो परासरण दाब क्या है, इधर जितना कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा उतना ही जल्दी विलायक के अणु गमन करेंगे, यानी परासरण दाब ज्यादा उत्पन्न होगा। जितना इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, तनु और सांद्र के बीच में जितना सांद्र विलयन होगा इधर, उतना ही परासरण की घटना क्या होगी, ज्यादा होगी, ताकि इनकी सांद्रता क्या हो जाए, बराबर हो जाए। परासरण की क्रिया सांद्रता को बैलेंस करने के लिए होती है, बराबर करने के लिए संपन्न होती है। तो इधर अगर सांद्रता बहुत ज्यादा है
तो फिर बहुत जल्दी यहां से क्या जाएंगे, जल के अनुगमन करेंगे, यानी विलायक के अनुगमन करेंगे, प्राशन ज्यादा होगा और प्राशन दाब ज्यादा उत्पन्न होगा। तो पहली बात तो ये कि प्राशन दाब है वो सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है, और तनुता के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यहां जितना तनु विलयन, ठीक है, या इधर ज्यादा सांद्र कम तनु, तो अपोजिट हो गया, नहीं हो गया, तनुता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सांद्रता के प्रोपोर्शनल, समानुपाती, यूं होता है। और जो दूसरी बात निकल के आती है, ताप के क्या होता है, समानुपाती। टेम्परेचर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो उस ताप के कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से विलायक के अणु है वो ज्यादा गति करेंगे, और पराशण यानी पराशण की क्रिया ज्यादा होगी, और पराशण की क्रिया ज्यादा होगी तो पराशण दाब भी ज्यादा उत्पन्न होगा। अब देखो पराशण दाब का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे अपन। दो नियम आते हैं पराशण दाब के लिए। पहला नियम आता है वन हाफ बॉयल का नियम, वन हाफ बॉयल का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स, स्थिर ताप पर और दाब पर, प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दिए, फिक्स कर दिए स्थिर ताप और दाब के ऊपर, और विलयन का पराशण दाब पाई है वो इसकी सांद्रता C, सांद्रता C यानी कि कंसंट्रेशन क्या क्या होता है, समानुपाती होता है, या फिर अपन कह सकते हैं पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। आयतन का भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि तनुता कह सकते हैं इसको, तनुता, तनुता की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन बढ़ेगा, सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आता है पहला नियम वन हाफ बॉयल का नियम, जिसमें ताप और दाब फिक्स करते हैं, तो पराशण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, या तनुता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये। दूसरा जो नियम निकल के आता है, दूसरा है वन हाफ दाब ताप नियम, दाब ताप नियम। इसमें प्रेशर को क्या किया जाएगा, फिक्स, यानी कि स्थिर दाब पर पराशण दाब जो होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है, टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखिए इन दोनों समीकरणों से अपन क्या कह सकते हैं, पाई इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी, पाई इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। और इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए, और पाई इज इक्वल टू CRT, R यहां पर जो लगेगा, R क्या है, R एक समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक, और ये होता है गैस स्थिरांक के बराबर, गैस स्थिरांक ही होता है ये, ठीक है। और यहां पर जो अपन द्रव्य विलयनों की जो सांद्रताएं होती हैं उसके पदों में कैलकुलेशन के लिए इसको काम में लेते हैं, तो 0.0821, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल, केजी किलोग्राम इंटू केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक रहता है। एटमॉस्फेयर किलोग्राम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये मात्रक रहेगा, ठीक है। और वैल्यू जो रहेगी वो 0.0821 ही रहेगी, आर की वैल्यू। ये अपना क्या आता है, पराशण दाब का फॉर्मूला निकल के आता है, किससे, वन हाफ बॉयल के नियम से और वन हाफ दाब ताप नियम से। वन हाफ बॉयल के अनुसार तो क्या होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है या तनुता के व्युत्क्रमानुपाती। इस तनुता के व्युत्क्रमानुपाती को अपन यूं कह सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूला को यूं ले सकते हैं अगर इस पद में लेना चाहें तो। एक तो ये आ गया पाई इज इक्वल टू CRT, और एक फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला ये आ जाएगा, सांद्रता है, सांद्रता यानी मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता को अपन यूं कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू NB, यानी कि विलय के मोलों की संख्या है ना, विलय के मोलों की संख्या बटा आयतन V। आयतन क्या है, V, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन VS, और बाकी ऊपर क्या रह गया, RT। ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर NB रखेंगे,
या इसको अपन क्या कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन बी को डब्ल्यू बी बटा क्या हो जाएगा एम बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी, यानी कि विलय का दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और फिर बाकी जो बच गया नीचे है वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें एमएल में अगर लिया जाए तो, लीटर में लिए लेंगे तब तो वी एस ही रहेगा लीटर में, और अगर एमएल में लेंगे तो यूं, और ये आर टी, एमएल में लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और अगर लीटर में लेंगे तो फिर लीटर में केवल ये बड़ा रहेगा, ये लीटर में है तो ये, और अगर अपन एमएल में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला अपना क्या आ जाएगा, विलय के मोलर द्रव्यमान और जो परासरण दाब पाई है उनके बीच में रिलेशन को क्रिएट करने वाला या इसके संबंध को स्थापित करने वाला ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा। तो ये अपनी परासरण और परासरण दाब और प्रतिलोम परासरण इनकी चर्चा अपनी संपन्न हुई। अब बात करते हैं आगे, चारों घटनाएं हो चुकी हैं अपनी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो चुका है, क्वथनांक में उन्नयन हो गया है, हिमांक में अवनमन हो गया है, परासरण दाब हो गया है, और चारों का मोलर द्रव्यमान के साथ में क्या हो गया है, संबंध भी स्थापित हो गया है। अब एक बात आती है यहां पर कि ये बातें तब हैं जब अपन ने विलय को विलायक में घोला और घोलने पर ना तो वियोजन हुआ ना ही संगुणन हुआ। यदि वियोजन और संगुणन होता है तो इनका मोलर द्रव्यमान है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। ये तो मोलर द्रव्यमान तब है जब विलय के अणु ना तो टूटते हैं और ना ही जुड़ते हैं, तब मोलर द्रव्यमान की बात है। यदि विलय के अणु वियोजित हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं, एसोसिएशन इनके अंदर हो जाता है, तब क्या होता है, तब असामान्य एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आता है और वहां वांठाप गुणांक आई की अपने को जरूरत पड़ती है। ये सभी प्रॉपर्टी चारों के चारों गुण अपन ने देखे, उनमें गुणांक के रूप में क्या लगाना पड़ता है, आई लगाना पड़ता है, वांठाप गुणांक लगाना पड़ता है जब वियोजन या संगुणन होता है तब। ठीक है, तो ये वांठाप गुणांक अपन पढ़ेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ेंगे। इससे पहले परासरण के आधार पर या परासरण दाब के आधार पर विलयन है वो 3 प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा अपने को यहां पर करनी पड़ेगी। संपरासरी विलयन, अति परासरी विलयन और अल्प परासरी विलयन, वो क्या है उनकी चर्चा अपन यहां पे करते हैं। तो देखिएगा, परासरण दाब के आधार पर विलयन, परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के हैं ये। अब इनके अंदर जब अपन तीनों प्रकार के विलयन की चर्चा करते हैं तो देखिएगा, तो ये 3 प्रकार के विलयन इस प्रकार से आते हैं। देखो, टाइप ए ये है अपना संपरासरी विलयन, संपरासरी विलयन। दूसरा टाइप अपना आएगा बी, तो वो है अति परासरी विलयन, अति परासरी या अति परासरणी भी कह सकते हैं विलयन। और तीसरा अपना सी रहेगा, वो है अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। तो देखो, ऐसे 2 विलयन, तुलना यहां पर 2 विलयनों की होगी इस तरह से, यूं ये 2 विलयन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन बी ऐसे हैं। ऐसे 2 विलयन जिनका परासरण दाब क्या हो, बराबर हो, जिनका परासरण दाब बराबर होता है वो क्या होते हैं, संपरासरी विलयन कहलाते हैं। जिनका परासरण दाब बराबर होता है वो क्या कहलाएंगे, संपरासरी विलयन कहलाएंगे। परासरण दाब सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो जिनकी सांद्रता बराबर होती है, सांद्रता समान होती है, वो भी क्या कहलाते हैं, संपरासरणी विलयन कहलाते हैं। अब जब दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर है तो इनको अगर अपन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कनेक्ट भी कर दें, तो कनेक्ट कर देने के बाद में क्या इसमें परिणामी तौर पर विलायक के अणु ए से बी में या बी से ए में जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि सांद्रता का अंतर ही नहीं है। तो ऐसे विलयन हैं उनमें परिणामी नेट जो ओस्मोसिस है, नेट परासरण, परिणामी परासरण नहीं होता है, परिणामी परासरण नहीं होता है। ठीक है,
तो ये तो बात हुई हो गई अपनी समपराश्रयी विलयन की। एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मानव की जो आरबीसी होती है उसके अंदर 0.9 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत NaCl पाया जाता है, NaCl। ठीक है, यानी कि 100 ml जो सॉल्यूशन है उसमें मानव नेत्र की सॉरी मानव की आरबीसी के अंदर जो आरबीसी में टोटल जो है 100 ml जो आयतन है उस आयतन के अंदर कितना होता है 0.9 ग्राम और एक NaCl होता है। तो ये सांद्रता है। यदि आपने बाहर कोई सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन है उसमें भी 0.9% W/V, यही सॉल्यूशन बाहर वाला है, इसमें आपने आरबीसी को रखा, तो ये ना तो संकुचित होगी और ना ही फूलेगी। ठीक है, ना तो ये फूलेगी और ना ही ये संकुचित होगी, कोई भी घटना इसमें नहीं होगी, क्योंकि ना तो इसमें पानी बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। ये तो हुआ समपराशरण। अब बात करते हैं अति पराश्रयी विलयन। वही दो की तुलना की जा रही है। जिस विलयन का परासरण दाब पाई अधिक होता है वो क्या कहलाते हैं, अति पराश्रयी। अब पाई अधिक होता है तो उनकी सी भी क्या होती है, ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन सांद्रता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता अधिक होती है उनका परासरण दाब भी अधिक होता है और वो तुलनात्मक रूप से यानी कि दूसरे की तुलना में क्या कहलाते हैं, अति पराश्रयी कहलाते हैं। सपोज दैट यहां पर ये बी वाला सांद्र विलयन था और ये क्या है, तनु है। तो जो सांद्र विलयन है वही क्या होता है, अति पराश्रयी होता है। वही क्या होगा, अति पराश्रयी होगा। अब देखिएगा ये एक कंटेनर, इसके अंदर आपने और आरबीसी को रखा। किसको रखा, इसमें आरबीसी को रखा, रेड ब्लड सेल को रखा। इसमें जो NaCl की कंसेंट्रेशन है वो 0. हाँ देखिएगा कंसेंट्रेशन है NaCl की वो 0.9% W/V NaCl प्रेजेंट है। यह आरबीसी में है। यदि आपने यहां जो सॉल्यूशन लिया, यह सॉल्यूशन इस 0.9 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से कम सांद्रता वाले ने यह तनु ले लिया, यह तनु विलयन ले लिया, और आरबीसी क्या है, सांद्र है, तो अब यह आरबीसी क्या कहलाएगी, अति पराश्रयी कहलाएगी। समझ गए बात को। जिसकी सांद्रता ज्यादा है वो क्या है, अति पराश्रयी है। आरबीसी क्या कहलाएगी, सांद्र होगी, आरबीसी क्या होगी, अति पराश्रयी होगी। परासरण हमेशा क्या होता है, तनु से सांद्र की तरफ, तो ये जल के अणु इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और आरबीसी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो कहने का मतलब आरबीसी को इस कंसंट्रेशन से कम सांद्रता वाले यानी कि तनु विलयन में रखा गया, तब तो आरबीसी फूल जाएगी, क्योंकि आरबीसी क्या है, अति पराश्रयी है। और यदि इसके अपोजिट आपने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, यहां पर ये विलयन तो क्या हो गया, अल्प पराश्रयी, और आरबीसी क्या हो गई, अति पराश्रयी। दोनों को अति पराश्रयी अल्प पराश्रयी को एक साथ समझ सकते हैं अपन। जो तनु विलयन है जिसकी सांद्रता कम है, जिसकी कंसंट्रेशन कम है, उसका परासरण दाब भी क्या होगा, कम होगा, और वो क्या कहलाएगा, अल्प पराश्रयी विलयन कहलाएगा। जो विलयन तनु है यानी कि सांद्रता कम है, उसका परासरण दाब कम है, तो वो अल्प पराश्रयी कहलाएगा। और जिसकी सांद्रता ज्यादा है, परासरण दाब ज्यादा है, वो अति पराश्रयी कहलाएगा। अब इन दोनों की तुलना करके देख लें। आरबीसी के अंदर NaCl की कंसंट्रेशन 0.9%, और यदि इस 0.9 से कम यानी कि 0.8 0.7 कंसंट्रेशन वाला NaCl सॉल्यूशन आपने ले लिया, तो ये तनु है, मतलब ये अल्प पराश्रयी है और आरबीसी अति पराश्रयी है। और इसका उल्टा आपने मान लो यहां पर ये 1.0 वाला या 2.0 द्रव्यमान प्रतिशत वाला या आयतन प्रतिशत वाला सॉल्यूशन ले लिया, यानी ये विलयन है वो आपने क्या ले लिया, आरबीसी से अधिक सांद्रता वाला ले लिया, सांद्र ले लिया। तो अब ये क्या होगा, ये अति पराश्रयी और ये अल्प पराश्रयी। विलयन अधिक सांद्र है, आरबीसी तनु है, तो जो जल होगा वो आरबीसी से निकलेगा और आरबीसी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। समझ गए बात को, अल्प पराश्रयी और अति पराश्रयी। जैसे एग्जांपल आता है कि एक ताजा आम को और नमक के पानी में रख दिया गया, तो क्या होगा, नमक के पानी में रखा, और नमक के पानी का मतलब यानी कोई भी सॉल्यूशन दिया, इसका मतलब यह है यहां पर कि उसकी सांद्रता ज्यादा है, सांद्र विलयन में रख दिया। ताजा आम है उसमें पानी की मात्रा थी, नमक के विलयन में रखा, तो पानी, नमक के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी नमक है वो क्या है, सांद्र विलयन है, और आम को यहां पर तनु प्रदर्शित किया गया है, तो तनु में से पानी निकल करके नमक वाले विलयन में जाएगा,
आम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी प्रकार से अंगूर को नमकीन जल में रखेंगे तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि अंगूर को नमकीन जल में, नमकीन जल को सांद्र बताया गया है। इस बात सीधी है यहाँ पर, ये है ना, कहने का मतलब ये निकलेगा। तो अंगूर से पानी निकल करके सांद्र विलीन में जाएगा, अंगूर सिकुड़ जाएगा। किशमिश है, उसको ताजा पानी में रखा जाए, किशमिश को ताजा पानी में, ताजा पानी मतलब तनु, ठीक है, और किशमिश सांद्र, तो तनु में से सांद्र, परासरण की क्रिया होगी, तनु में से सांद्र, यानी कि जल है वो किशमिश में जाएगा और किशमिश फूल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किशमिश क्या थी, अति परासरी थी। तो कहने का मतलब हमेशा परासरण क्या होता है, अल्प परासरी विलयन से, ठीक है, और अति परासरी की तरफ, यानी कि तनु से सांद्र की तरफ, अल्प परासरी से यानी कि तनु से, अति परासरी यानी कि सांद्र, यानी जिसका परासरण दाब ज्यादा है, उसकी तरफ हमेशा क्या होता है, परासरण होता है। तो ये थे अपने 3 प्रकार के परासरण दाब के आधार पर विलयन, समपरासरी, अति परासरी और अल्प परासरी। अब अपन आते हैं, ये चारों के चारों गुण हो चुके हैं। अब अपन आते हैं वांठाफ गुणांक और असामान्य मोलर द्रव्यमान की बात के ऊपर। देखिएगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, और असामान्य मोलर द्रव्यमान कब प्राप्त होता है अपने को, या तो होता है एसोसिएशन यानी कि संगुणन, या फिर क्या होता है, वियोजन, या अणुओं का क्या होता है, वियोजन। सपोज दैट ये विलायक के रूप में मान लीजिए जल है, दूसरी तरफ यहां विलायक के ही रूप में विलायक बेंजीन है। मैं एग्जाम्पल साथ में लेकर के चल रहा हूं। यदि इस जल में और आप विलय के रूप में NaCl डालोगे, और यदि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है तो पूर्ण रूप से ये टूटेगा और इसमें Na+ और Cl-, ये अलग अलग आयन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो विलय का क्या हुआ, वियोजन हुआ कि नहीं हुआ। पहले आपने 1 मोल लिया था, बाद में क्या बन गए, 2 मोल आयन बन गए कि नहीं बन गए। मोलों की संख्या बढ़ गई और मोलर द्रव्यमान घट गया। मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। जैसे यहां पर ये 23 और 35.5 कितना माने 58.5 ये था, यहां ये आधा आधा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से, जो मोलर द्रव्यमान है। तो मोलों की संख्या बढ़ गई और मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। ये अणुओं के वियोजन या संगुणन से। संगुणन का एग्जांपल देता हूं, कोई से भी अम्ल है जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है। इन अम्लों को, कार्बोक्सिलिक अम्लों को अगर बेंजीन में घोला जाता है तो इनका होता है संगुणन, संगुणन, ठीक है, यानी कि अणु जुड़ जाते हैं। अब अणु जुड़ते ही अणुओं की संख्या में तो आ गई कमी, मोलों की संख्या में तो क्या आ गई, कमी, अणु जुड़ गए, ठीक है, और मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे यहां पर मोलर द्रव्यमान घट गया, NaCl। इसी प्रकार से मैं लिखूं, यहां पर 2 मोल प्राप्त हो गए नहीं हो गए, प्राप्त मोलों की संख्या, वियोजन और संगुणन से प्राप्त मोलों की संख्या, वियोजन से प्राप्त मोल यहां पर 2 हैं, संगुणन में 2 अणु भाग ले रहे हैं और 1 बन रहा है, ऐसा हो रहा है। मोलों की संख्या यहां घट रही है, यहां बढ़ रही है। इसी प्रकार मैं कहूं, जैसे CaCl2, इसका वियोजन होगा तो Ca+2 और +2Cl-, तो 2 और 1 3 मोल अणु बनेंगे कि नहीं बनेंगे। फिर मैं कह रहा हूं AlCl3, ये अगर टूटेगा तो Al3+ और +3Cl-, 3 और 1 4 मोल अणु बनेंगे वियोजन से, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं कि अणुओं का वियोजन भी हो सकता है और अणुओं का संगुणन, संगुणन कैसे हो सकता है। जैसे एसिटिक अम्ल की बात करता हूं, तो जैसे ये है CH3, C+O और ये OH, ये एसिटिक अम्ल का एक अणु है CH3COOH, दूसरा है CH3, H की तरफ C+O रख देंगे और इधर ले जाएंगे OH, ये लो। अब इस अणु का ऑक्सीजन यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा
और यह हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ऐसे इन बंधों के द्वारा ये अणु क्या हो गया, आपस में जुड़ गए। तो पहले 2 मोल थे और बाद में क्या बन गया, 1 मोल। मोलर द्रव्यमान पहले कम था और अब क्या हो गया, दुगुना। अब क्या हो गया है, दुगुना हो गया ना। इसका जितना अकेले का जितना मोलर द्रव्यमान था, इधर जितना इसका अकेले का था, तो जुड़ गया तो डबल हो गया, नहीं हो गया, ये है। तो मोलर द्रव्यमान बढ़ गया। संगुणन से मोलर द्रव्यमान बढ़ता है और वियोजन से मोलर द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। यही घटा हुआ या बढ़ा हुआ मोलर द्रव्यमान क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब ये असामान्य मोलर द्रव्यमान जब संगुणन और वियोजन से प्राप्त होता है तो फिर जितने भी अपने वो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े उनके गुणांक में अपने को असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए 1/2 गुणांक है वो ऐड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है देखिएगा। अपने जो चारों गुणधर्म आए थे, सबसे पहले परासरण दाब डेल्टा P अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू क्या था, एक्स बी था। एक्स बी के लिए अपन ने एन बी बटा यहां पर एन ए ये आ गया था और ये निकाले थे तो यहां पर डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा इधर हो गया था आपका डब्ल्यू ए और ऊपर चला गया था एम ए। ये फॉर्मूला था ना। इस फॉर्मूले में एम बी है वो घट गया है या बढ़ गया है संगुणन वियोजन से, तो इसको अपन इस तरह से लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी ए नोट इज इक्वल टू आई 1/2 गुणांक। अब ये आई कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन आगे बात करेंगे। इनटू क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां डायरेक्ट एक्स बी लिख सकता हूं। ये शॉर्ट में यही तो था, बाद में ये पूरा आया था। इस पूरे से पहले अगर ये पूरा लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से अपने क्वथनांक में ओनियन का फॉर्मूला आया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, क्वथनांक में ओनियन बढ़ा था तो टी बी माइनस टी बी नोट। ठीक है। तो अब 1/2 गुणांक आई लगाएंगे। पहले 1/2 गुणांक क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। या इसको अपन ने ऐसे लिखा था ना डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम मोलिलिटी, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। क्लियर है। ये 1/2 गुणांक आई जोड़ेंगे। इसी प्रकार से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू अपना फॉर्मूला क्या आया था, के एफ इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम का मान यहां रखा जा सकता है तो इससे पहले क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। इसी प्रकार से परासरण दाब का फॉर्मूला आया था पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो इससे पहले क्या लगाओगे, आई लगाओगे। अब ये आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीजें अपन सीख चुके हैं। आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की बात समझ में आ गई होगी कि अणु अगर या तो टूट जाते हैं तो मोलर द्रव्यमान में कमी आ जाती है, अणु जुड़ जाते हैं तो मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है। और यह घटना क्या होती है, असामान्य मोलर द्रव्यमान के तहत आती है। अब देखिएगा 1/2 गुणांक, बात करते हैं अपन किसकी, 1/2 गुणांक की। 1/2 गुणांक आई, सीधी सीधी बात है। 1/2 गुणांक आई इज इक्वल टू, ये होता है संगुणन, या तो अणुओं का होगा संगुणन, संगुणन या वियोजन नहीं हो रहा है तब तो पहले मोल और बाद में मोल बराबर ही रहते हैं, तो पहले बाद वाले में पहले वाले का भाग देंगे तो बराबर संख्या का बराबर में भाग देंगे तो एक ही आएगा, एक आएगा तो गुणा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन वियोजन संगुणन होता है तब क्या होगा, संगुणन या फिर वियोजन, वियोजन के पश्चात विलय के मोल, विलय के मोल बटा संगुणन या वियोजन से पूर्व विलय के मोल, बस यही है। यदि वियोजन या संगुणन हुआ है ना तो होने के बाद कितने मोल हैं उसमें पहले कितने मोल थे उसका भाग लगा दो, बस यही क्या है, 1/2 गुणांक है। संगुणन या वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या या संगुणन और वियोजन से पूर्व मोलों की संख्या, इसका अनुपात ही क्या कहलाएगा, आई यानी 1/2 गुणांक कहलाएगा।
सपोज दैट आपने NaCl को जल में घोला, क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट NaCl को जल में घोलने पर 1/2 गुणांक कितना आएगा। तो NaCl जल में घुलेगा तो Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। पूर्व मोल कितने थे 1, बाद में मोल कितने हो गए 2, तो वियोजन या संवरण के पश्चात मोल 2, पहले मोल 1, 1/2 गुणांक I बराबर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर, एकदम सीधी बात है। ये AlCl3 के लिए कितना आएगा AlCl3, पहले मोल 1, बाद में Al3 प्लस 3Cl माइनस 1 और 3 4, कितना आएगा बाद में वियोजन के बाद मोल 4, पहले 1, कितना आया 4 आया। एसिटिक अम्ल या अपना फॉर्मिक अम्ल उनके लिए कितना आएगा, दो अणु जुड़ते हैं और जुड़कर एक बनाते हैं। संगुणन के पश्चात मोल 1, पहले मोल 2, कितना आएगा 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। 1/2 गुणांक कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में घोलते हैं तो कितना आता है 0.5 आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला गया है 1/2 गुणांक कितना होगा, तो 0.5 या 1/2, क्योंकि अम्लों को घोलने पर बेंजीन में घोलने पर उनका संगुणन होता है और हमेशा दो अणु ही जुड़ते हैं और जुड़कर एक बनाते हैं। तो जुड़ने के बाद 1 और पहले 2, तो 1/2। क्लियर है, ये हो गया अपना 1/2 गुणांक इन पदों में, यानी कि संगुणन और ये जो वियोजन है उसके पदों में। अब देखिएगा ये जो अपन ने देखिए संगुणन या वियोजन के पश्चात मोल और ये पूर्व मोल, तो ये क्या है, ये ऐसा ही तो है, या I बराबर अपन कह सकते हैं संगुणन या वियोजन के पश्चात, तो ये तो अपन ने प्रेक्षित किए, प्रेक्षण किया, ये तो देखा अपन ने, ऑब्जर्वेशन किया, और पहले जो मोल थे वो क्या थे, सैद्धांतिक थे, थ्योरेटिकल थे। तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहां पर विलय के प्रेक्षित मोल, विलय के प्रेक्षित मोल, ऑब्जर्वेशन किए गए मोल, प्रेक्षित मोल बटा विलय के सैद्धांतिक मोल, सैद्धांतिक मोल, ऐसे भी इस सूत्र को लिखा जा सकता है। अब देखो जब प्रेक्षित मोलों की संख्या पर ही क्या करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म डिपेंड करते हैं, तो प्रेक्षित मोलों की संख्या अगर बढ़ेगी या घटेगी तो अणु संख्या गुणधर्म भी बढ़ेंगे और घटेंगे, उसी के अनुसार है। तो अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, प्रेक्षित डेल्टा पी, यानी कि जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवमन बटा सैद्धांतिक डेल्टा पी, ऐसे कह सकते हैं, इज इक्वल टू प्रेक्षित यानी कि ऑब्जर्वेशन किया गया प्रेक्षित डेल्टा टी बी बटा सैद्धांतिक डेल्टा टी बी, यानी कि सभी के सभी जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, प्रेक्षित पाई परासरण दाब बटा प्रेक्षित सैद्धांतिक पाई, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, या एक रह गया अपना फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो इज इक्वल टू प्रेक्षित डेल्टा टी एफ बटा सैद्धांतिक डेल्टा टी एफ, ऐसे भी इसको क्या किया जा सकता है, जो 1/2 गुणांक है इसको निकाला जा सकता है। कई बार यूं कह सकता है कि किसी भी मिश्रण के लिए प्रेक्षित जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवमन है वो इतना है, सैद्धांतिक इतना था, 1/2 गुणांक बताइए, तो डायरेक्ट प्रेक्षित में सैद्धांतिक का भाग लगाएंगे और ये आ जाएगा। अब देखो मोलों की संख्या है वो तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के समानुपाती होती है ना, ऐसे में यूं आ गया, लेकिन मोलर द्रव्यमान अपोजिट होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अपोजिट। मोलों की संख्या बढ़ेगी तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, मोलों की संख्या बढ़ेगी। जैसे अपन ने ये देखा था NaCl से Na++Cl माइनस बढ़ा, तो ये मोल 1 से 2 हो गए और मोलों की संख्या बढ़ते ही मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। समझ रहे, अणु टूट गया तो टूटने पर मोलर द्रव्यमान क्या हो गया, कम। तो यहां पर अगर इस 1/2 गुणांक को अपन मोलर द्रव्यमान के पदों में लिखें तो फिर सैद्धांतिक वाली बात है वो ऊपर जाएगी, सैद्धांतिक अणुभार, सैद्धांतिक अणुभार या मोलर द्रव्यमान कह सकते हो कैपिटल M, ठीक है, बटा क्या होगा, प्रेक्षित अणुभार होगा। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, अणुभार की बात आते ही सैद्धांतिक ऊपर यानी कि थ्योरेटिकल जो अपन अमूमन नोट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ करके अणु द्रव्यमान या अणुभार निकालते हैं,
वो ऊपर, और जो प्रेक्षित किया गया, ऑब्जर्व किया गया, जो घट गया या बढ़ गया, वो क्या होगा, नीचे आएगा। ये अपना हो जाएगा वांटाफ गुणांक पूरा कंप्लीट। अब इस वांटाफ गुणांक का संगुणन की मात्रा, यानी कि कितना संगुणन हुआ या कितना वियोजन हुआ, उसके साथ में क्या संबंध है, ये मेन चीज आती है। तो देखिएगा, संगुणन या वियोजन की मात्रा, संगुणन या वियोजन, वियोजन जो है, वियोजन को अपन क्या कह सकते हैं, आयनन कह सकते हैं, आयनन, ठीक है। और संगुणन जो है, संगुणन, ये दोनों, संगुणन और वियोजन, इनकी मात्राओं को एल्फा के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा, एल्फा। ये समानुपाती का निशान नहीं, एल्फा लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या है, एल्फा है। इनका वांटाफ गुणांक के साथ में संबंध है। ये दोनों चीजें हैं वो समझना जरूरी है, हालांकि फाइनल फॉर्मूला ध्यान में रखना जरूरी है अपने। मान लीजिए वियोजन और ये संगुणन, वियोजन है वो इस तरह से होता है कि कोई पार्टिकल था ए, ठीक है, और ये टूटा, तो टूटने से बी पार्टिकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और उसके एन मोल बन गए। पहले एक मोल था, बाद में कितने बन गए, एन मोल बन गए। अब मैं कहूं प्रारंभिक मोल, प्रारंभिक, ध्यान से देखेगा इस चीज को, प्रारंभिक मोल, शुरू में मान लीजिए कोई भी अभिकारक है या विलय है, उसके मोलों की संख्या 1 है। अभी वियोजन नहीं हुआ है तो इसके मोल कितने हैं, 0 हैं। अब मैं कहूं वियोजन के बाद, वियोजन या आयनन के पश्चात, पश्चात मोल, मान लीजिए एल्फा मात्रा टूट गई, वियोजन कितना हो गया, एल्फा हो गया। वियोजन कितना हुआ, एल्फा हुआ। ए से बी बने तो बी के कितने कण बने, एल्फा बने, और बी के प्रत्येक के एन पार्टिकल बने तो टोटल एन एल्फा हो गए, नहीं हो गए, ठीक है। एक अणु से एल्फा का वियोजन हो गया तो एन अणु बने, और एन बने तो ये टोटल क्या हो गया, एन एल्फा हो गया। जैसे NaCl से और Na प्लस और Cl माइनस 2 बने थे ना, तो एल्फा का वियोजन हुआ, यहां से वियोजन कितना हुआ, एल्फा का। देखो मैं यूं कह सकता हूं कि एक मोल था प्रारंभ में, उसमें से एल्फा का वियोजन हो गया, तो बच गया कितना, 1 माइनस एल्फा बच गया कि नहीं बच गया, कह सकते हैं आराम से। एक मोल पहले था जब वियोजन नहीं हुआ था, तो 1 मोल, और यहां पर उत्पाद का 0 मोल। जब वियोजन हुआ कितना हुआ, एल्फा हुआ, तो एक में से एल्फा का वियोजन हो गया तो 1 माइनस एल्फा बचा कि नहीं बचा, वियोजन के पश्चात मोल 1 माइनस एल्फा, बन गए कितने, एल्फा तो टूटे, और एक एल्फा से एन एल्फा बने, तो यहां पर एन एल्फा होगा कि नहीं होगा। अब मैं कहूं कि वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कुल मोल, कुल मोल किसके, अभिकारक और उत्पाद के, तो कुल मोल कितने हैं, ये तो है 1 माइनस एल्फा, और प्लस ये कितना है, एन एल्फा, तो अभिकारक के ये और उत्पाद के ये हो गए कि नहीं हो गए, टोटल मोल। अब देखिए, चूंकि I इज इक्वल टू प्रेक्षित मोल, यानी कि वियोजन के बाद मोल, वियोजन के पश्चात मोल बटा वियोजन के पूर्व मोल, वियोजन से पहले विलय के मोल। अब बताओ वियोजन के बाद कितने हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, है कि नहीं है। और वियोजन से पहले कितना था, 1, वियोजन से पहले कितना था, 1 भाग लग गया 1 का, तो आई बराबर क्या आया, आई बराबर ये आया कि नहीं आया, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा आ गया। अब देखिए यहां से इसको मैं यूं लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू 1 प्लस एन एल्फा, इसको इधर ले लिया, माइनस एल्फा, यूं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 1 प्लस एल्फा को कॉमन ले लूं, एल्फा को कॉमन ले लिया, यहां बच गया एन और यहां बच गया 1, बचा कि नहीं बचा, 1 1 रह गया ऐसा कैसा, यहां से दोनों में एल्फा है तो एल्फा को कॉमन ले लिया, एन बच गया और एल्फा कॉमन आ गया तो 1 बच गया। अब देखिएगा
ये i इज इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा, या इसको यूं लिख सकते हैं i, ये एक इधर जाएगा तो -1, और फिर ये n-1 इधर जाएगा तो n-1। अब क्या बचा इधर, एल्फा बचा, नहीं बचा, ये लो एल्फा। ठीक है, तो एल्फा इज इक्वल टू i-1 n-1। ये वियोजन की मात्रा एल्फा और वांठाप गुणांक के i में क्या आ गया, संबंध आ गया। और n यहां पर क्या है, n है वियोजन के बाद बनने वाले या संगुणन से पहले वाले मोल, अधिकतम मोल, वियोजन हो चाहे संगुणन हो, वियोजन के तो बाद ज्यादा होंगे और संगुणन में पहले मोल ज्यादा होंगे, तो जो संगुणन में भाग लेने वाले मोलों की संख्या इधर भी देखेंगे ये, और वियोजन में बनने वाले मोलों की संख्या वो क्या होती है, n होती है। तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से इस चीज को, दोबारा से देख लेंगे अच्छी तरह से कि प्रारंभिक मोल अभिकारक के यानी विलय के 1 थे, उत्पाद के 0 थे, एल्फा का वियोजन हो गया तो एल्फा इधर आ गए, 1 में से एल्फा कम हो गए, ये n एल्फा हो गए। ठीक है, टोटल इनको जोड़ा तो ये 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। फिर वांठाप गुणांक i अपन जानते हैं, वियोजन के पश्चात मोल, तो पश्चात ये है, और पहले कितना था, 1 था, 1 का भाग लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज i इज इक्वल टू ऐसी कैसी आ गई, 1 माइनस एल्फा प्लस n एल्फा। इसको मैंने थोड़ा सा यूं चेंज करके लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना, ऐसे i इज इक्वल टू 1 का 1 रख लिया, ये जो माइनस एल्फा था उसको बाद में, अरे भाई -3 + 2 लिख दो, चाहे +2 - 3 लिख दो, एक ही बात है, आंसर वही आना है ना। तो n एल्फा को पहले लिख दिया, माइनस एल्फा को बाद में लिख दिया। अब 1 का 1 रह गया, इन दोनों पदों में से एल्फा को कॉमन ले लिया तो n-1 आ गया। अब देखिए इधर i था, 1 को पक्षांतरण किया तो i-1 आया, और n-1 को मैं नीचे ले गया, n-1 को नीचे ले गया, एल्फा बच गया। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला आ गया। वियोजन की मात्रा है तो वियोजन की मात्रा एल्फा या आयनन की मात्रा एल्फा इज इक्वल टू i-1 बटा n-1, बस i-1 n-1, i में से 1 घटा दो, n में से 1 घटा दो, वो क्या हो जाएगी, एल्फा वियोजन की मात्रा हो जाएगी। अब बात करते हैं संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा भी वही एल्फा। देखिए कोई ए विलय के अणु थे, लेकिन अब संगुणन होगा तो n अणु भाग लेंगे, और भाग लेने से और इसमें ए के अंदर n इकाइयां जुड़ जाएंगी, यानी बहुलक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। संगुणन होगा तो बहुलक, जैसे 2 अणु जुड़े तो द्विलक बनता था, जो एसिटिक अम्ल वगैरह के अंदर बेंजीन में अपन ने देखा, उसमें हुआ। अब वही प्रारंभिक मोल, सपोज दैट यहां 1 थे, अभी संगुणन हुआ नहीं है तो 0। अब मैं कहूं टाइम t के बाद, यानी कि संगुणन हो रहा है ना, तो संगुणन के पश्चात मोल, वही एल्फा मात्रा क्या हो गई, संगुणित हो गई, एल्फा मात्रा संगुणित हो गई। तो अभिकारक यानी विलय के मोल कितने बच गए, 1 माइनस एल्फा बच गए कि नहीं बच गए। एल्फा मात्रा संगुणित तो हो गई, लेकिन एल्फा में n है, वहां तो एल्फा एल्फा टाइप के n बने थे, और यहां एल्फा में n जुड़े तो यहां n का क्या लगेगा, भाग लगेगा। संगुणन होगा तो एल्फा में n का भाग, वियोजन हो रहा है तो n गुणा बने ना, 2 गुणा 3 गुणा बने तो गुणा कर दिया, और संगुणन हुआ तो 1 में तो n अणु है, ठीक है, n अणुओं ने भाग लिया, n अणुओं ने भाग लेकर एल्फा बढ़ाई, तो 1 ने कितनी बढ़ाई, एल्फा बटा n बढ़ाई, ये मात्रा बढ़ाई। अब मैं कहूंगा कि संगुणन के पश्चात कुल मोल का मतलब है, यहां तो संगुणन के पश्चात मोल अभिकारक के अलग और उत्पाद के अलग, यानी कि संगुणन से पूर्व अलग और बाद में अलग, यहां टोटल पूर्व और बाद वाले तो कितने होंगे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटा n, ये होंगे कि नहीं होंगे। अब अपन जानते हैं i बराबर संगुणन के बाद मोल, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बटा n, और वियोजन या संगुणन के पूर्व मोल 1, तो 1 का भाग लगाओगे तो ये की यही चीजें आ जाएगी, तो भाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा यहां इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इधर ले जाइए, i-1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, मैं इस राशि को पहले इसको बाद में लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 1 को इधर लेके तो माइनस एल्फा प्लस एल्फा बट्टा n रहा, तो मैं इसको यूं लिख रहा हूं, एल्फा बट्टा n
और माइनस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखिएगा यहां से i माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से एल्फा मैंने क्या कर लिया है, एल्फा मैं कॉमन ले लेता हूं, एल्फा कॉमन लेता हूं तो यहां आएगा आपका 1/n-1 बटा 1 कर दिया, ये ऐसे। यहां मैंने n लघुत्तम लिया तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, n, 1 माइनस n, यानी ये चीज जो आएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, देखिएगा i माइनस 1 इज इक्वल टू एल्फा इंटू 1 माइनस n बट्टा n, ये हो गया। इसको इधर लेके जाता हूं इस पूरे पद को, तो ये हो जाएगा n जो नीचे है वो ऊपर, n i माइनस 1 बट्टा 1 माइनस n इज इक्वल टू एल्फा। ये लो, ये जो आपकी क्या हो जाएगी संगुणन की मात्रा है वो होगी n इंटू आई माइनस 1 बटा 1 माइनस n। ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं, ये सूत्र हैं, वो अपने को ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो इस तरह से इसको डेराइव करके ध्यान में रखा जा सकता है। ये वियोजन और संगुणन की मात्राएं हैं, उनका वांछनीय गुणांक i के साथ में क्या है, रिलेशन है, संबंध है। तो इस प्रकार से ये अपनी यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो कितने भी निकाले जा सकते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप अपने बेस पर निकालेंगे। उसके बाद में जब धीरे धीरे ये सिलेबस अपना करीब आता जाएगा और जब एग्जाम से थोड़ा समय बाकी बचेगा, उस समय अपन लगभग महीने 2 महीने के अंदर, ये 2-1 महीने में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी सारी की सारी, है ना। तब अपन क्या करेंगे, इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे निकालेंगे। तब तक आप एनसीईआरटी की जो भी क्वेश्चंस हैं या मार्केट में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, उनको खुद लगा करके देख सकते हैं। इस मैटर के आधार पर कोई भी क्वेश्चन है वो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, आराम से कर पाएंगे। इस मैटर को आप पहले अच्छी तरह से एक बार बहुत अच्छी तरह से निकालें, उसके बाद 2 बार 3 बार रिवीजन करें और उसके बाद ही क्वेश्चन लगाएं, ताकि इस मैटर पर आपकी पूरी की पूरी पकड़ हो जाए। उसके बाद में क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन आराम से होंगे, कहीं कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ। ये सॉल्यूशन वाली यूनिट है वो अपनी यहीं पर कंप्लीट होती है। लगातार तैयारी करते रहे, चैनल के ऊपर बने रहिए। मिलते हैं फिर से। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सपोर्ट भी करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं एक नई यूनिट के साथ में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।